हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास यूपी बोर्ड हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये क्या होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, कृपया करके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सभी को ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपजातियां दयनीय अवस्था में हैं और लुप्त होने के निकट हैं? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए चीता, बी पहाड़ी कोयल, सी मधुका इनसिग्निस या ये सभी। तो इसमें जो जितनी भी ये उपजातियां हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? विलुप्त अवस्था में हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है? राज्य के वन विभाग, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, IUCN या भारत का वन सर्वेक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें क्या है, पौधे और प्रजातियों की विभिन्न जो श्रेणियां हैं उनका निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है? तो इसमें IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जातियां संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल हैं? जंगली गधा, काला हिरन, गैंडा, ये सभी। तो संकटग्रस्त श्रेणियों में कौन सी शामिल हैं? इसमें हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने मतलब ये सभी जो है संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय जाति का उदाहरण है? एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हार्नबिल या एशियाई चीता। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर बी, निकोबारी कबूतर। क्या है? निकोबारी कबूतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में चीते की जाति को कब लुप्त प्राय प्राणी घोषित किया गया? तो इसमें क्या है? 1956 में, 52 में, 62 में या 92 में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1952 में। 1952 में चीते की जाति को लुप्त प्राय प्राणी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? वन संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन या मानव संसाधन। तो जो हरा संसाधन है, हरा सोना है, उसे हम वन संसाधन के नाम से जानते हैं। वन संसाधन का दूसरा नाम क्या है? हरा सोना के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है, सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल पाया जाता है। अगला 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंध का प्रभारी है? ए, विश्व वन्य जीव फाउंडेशन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, वन विभाग या गैर सरकारी संगठन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन विभाग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वन विभाग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वन ग्रीष्मकाल के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या पर्वतीय वन। जो इसमें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। जैसे कि ये अभी टाइम चल रहा है तो उसमें क्या है, ठंडी और गर्मी का मौसम होने वाला है, तो इसमें क्या होगा, जितने भी वन हैं अपने तो इसमें क्या हो जाएगा कि सभी की पत्तियां गिर जाएंगी, उसके बाद नए पत्ते फिर आएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, कहाँ पे होता है ऐसा? उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन जो है, पर्णपाती वन ही ग्रीष्म काल के आरंभ में अपनी पत्तियों को गिराकर और पुनः नई पत्ती उनमें आ जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? गुलाबी सिर वाली बतख, मोर, पर्वतीय बटेर या जंगली चित्तीधार उल्लू। तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर। मोर क्या है, द क्रिटिकल प्रजाति में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, काला हिरन निम्न में से किस श्रेणी प्रजाति का जीव है? विलुप्त प्रजाति का, दुर्लभ प्रजाति का, स्थानीय प्रजाति का या संकटग्रस्त प्रजाति का? तो जो काला हिरन है वो क्या है, वो ऑप्शन नंबर डी संकटग्रस्त प्रजाति का है। क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति का है। कौन सा जाएगा बच्चों? संकटग्रस्त प्रजाति का है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई? 1951, 1973, 1993 या 2009? तो जो बाघ परियोजना है वो कब शुरू की? 1973 में। अगला क्वेश्चन, हिमालय यव क्या है? हिमालय यव क्या है? एक प्रकार का हिरन, एक औषधीय पौधा, पक्षी की एक प्रजाति या हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसल? तो ये है एक प्रकार की औषधीय पौधा। क्या है? एक प्रकार का औषधीय पौधा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, वर्ष 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? कीड़े मकोड़े, मछलियाँ या पौधे या सरीसृप? तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पौधे, पौधों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या करते हैं? पवित्र पेड़ों के झुरमट, आरक्षित वन या संरक्षित वन या अवर्गीकृत वन? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवर्गीकृत वन। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मानवाधिकार, राजनीतिक अधिकार, कृषि विस्तार या वन संरक्षण? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन संरक्षण क्या था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या पश्चिम बंगाल में? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। क्या हो जाएगा, सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन या टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन या हरित क्रांति या पेड़ों को उगाना? तो बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बीज बचाओ आंदोलन था ऑप्शन नंबर बी टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। मतलब जो हमारी ये उर्वरक खाद आती है, रासायनिक खाद जो बोरियों में, इसके बिना यूज के हमें ऑर्गेनिक खेती करना था। कहीं मतलब ये है कि गोबर की खाद से उस या और भी तरह के कई चीज़ों को सड़ाकर खाद बनाकर और उससे बिना रासायनिक खाद का प्रयोग किए फसलों को उत्पादन करना था। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? इमली और आम, आम और नीम, पीपल और कदम्ब या शीशम और कीकर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमली और आम की पूजा करती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर की वन भूमि भैरवदेव डाक व सेंचुरी घोषित कर दी।
इसका क्या उद्देश्य है? खेती करना, वृक्षारोपण करना, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से अन्य जीवों को बचाना, या बांध बनाना। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना। अगला क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए ज्वारीय वन, पर्वतीय वन, या उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन, या ये सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पाए जाने वाले वनों में के कौन से प्रकार हैं? यहाँ पे ज्वारीय वन भी पाए जाते हैं, पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी पाए जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है? सीमेंट उद्योग, तांबा उद्योग, कागज उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? कागज उद्योग। क्या है? वनों का पर जो आधारित उद्योग है वो कौन सा है? कागज उद्योग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में, 1982 में, 1970 में, या 1971 में? तो भारतीय वन्य जीव जो अधिनियम है वो 1972 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ बच्चों? 1972 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनों के असमान वितरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? उच्चावची दशाएं, मानसूनी जलवायु, या मिट्टी की दशाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत की प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा? कृषि प्राणी जात, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। ये क्या है? इससे बहुत ही प्रकृति को बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जितने भी जंगल थे, वन थे, वो सब कटे जा रहे हैं, और हमारी जो खेती करने की ज़मीन है वो उसमें भी अब क्या हो रहा है? औद्योगिकरण हो रहा है, और उसमें भी प्लॉटिंग हो रही है, तो उसमें भी घर बनेंगे। तो हमारे पास क्या होगा? जो खेती करने की जो जगह है वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। अगले क्वेश्चन में, वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? मृदा अपरदन, वर्षा में कमी, प्रदूषण में वृद्धि, या ये सभी। तो वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? ये सभी। अब वनों के जब ह्रास होंगे तो उसमें मृदा अपरदन होगा, क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो मिट्टी का कटाव होगा। वर्षा में कमी होगी, वन नहीं रहेंगे तो बारिश भी नहीं होगी, और टेम्परेचर भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और प्रदूषण में वृद्धि, और जब वन नहीं रहेंगे, क्योंकि अधिकतर प्रदूषण जो होता है वो हमारे वन क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमें अच्छी शुद्ध हवा देते हैं। तो उससे क्या होगा? प्रदूषण में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में 28, भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? 1950 में, 51 में, 52 में, या 62 में? तो वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया 1950 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन जो है सीधी भागीदारी नहीं करता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यह नेक्स्ट चैप्टर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? तो अब इससे तो सबसे ज्यादा खारा किसका होता है? समुद्र का जल होता है। तो इससे हम देखते ही तुरंत हम टिक कर देंगे कि समुद्री जल क्या होता है? सबसे अधिक खारा होता है।
अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल से कितना भाग मीठे कैश वाटर पानी का है, या विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? 5%, 4%, 2.5% या 3.5%। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 2.5% जल जो है क्या है कि अलवणीय, मतलब कि ये पीने योग्य है। जितना भी जल अपने यहाँ पे है तो उसका 2.5% ही जल क्या है, पीने योग्य है, और बाकी सब पीने योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, विश्व में अलवणीय जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों एवं हिमनदों के रूप में मिलता है? 70%, 50%, 60% या 90%? तो जैसे कि जो हमारा अंटार्कटिका हुआ, ग्रीनलैंड या पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है, या जैसे हिमालय पर्वत हो गया वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे ही जो अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, तो वहाँ पे कितना जल है? तो उसमें कितना है? 70% जल जो है बर्फ के रूप में पड़ा हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, अत्यधिक जनसंख्या, जल प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जल की कमी के लिए कौन उत्तरदायी है? नहीं है। तो इसमें सभी उत्तरदायी हैं। अत्यधिक जनसंख्या होगी तब भी जल की कमी के लिए ये भी उत्तरदायी है, जल प्रदूषण भी है, और समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण भी है। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जलाशय में तलघट का जमना, जल जनित बीमारियां, औद्योगिक कचरे का निर्वहन, या जलीय जीवन का बढ़ना? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल जनित बीमारियों का बढ़ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल जनित बीमारियां इससे क्या होती हैं? जल प्रदूषण से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने पे जैसे डेंगू आ जाता है, या और भी तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो और आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? वर्षण, सतही जल, भौम जल, या ये सभी? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या हैं? अलवणीय जल के स्रोत हैं। कहने मतलब वर्षण जल क्या होता है? अलवणीय होता है, मतलब कि वर्षण जो बारिश का पानी है उसको भी हम पीने के यूज में ले सकते हैं। सतही जल या भौम जल, तो ये भी क्या है? जो जमीन के अंदर से हम पानी जो है नल से निकालते हैं, हैंडपंप से, तो क्या है? भौम जल है। तो ये भी क्या होता है? पीने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेच जल संसाधन का स्रोत है? महासागरीय जल, स्थलीय जल, भूमिगत अथवा अधोभौमिक जल, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब क्या है? जल संसाधन के स्रोत हैं। निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? राजेंद्र प्रसाद ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सरदार पटेल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। अगला, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है? ए गोविंद सागर झील, हाज खास, भोपाल झील, या डल झील? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल झील। ये क्या है? एक कृत्रिम झील है। अगला, निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? सौर ऊर्जा, जल विद्युत, या उद्योग, या भूतापीय ऊर्जा? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत ऊर्जा क्या है? 22%
बिजली कहाँ से आती है? जल से आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांधों का प्रतिकूलन प्रभाव नहीं है? अंतर्राज्यीय जल विवाद, जलाशय का अत्यधिक अवसादन, जनसंख्या का विस्थापन या बाढ़ नियंत्रण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ नियंत्रण क्या हो जाएगा? बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य में शामिल है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई उद्योग, जल परिवहन, ये सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, पत्थर के मलबे से बने बांध, जलाशय या झीलें, तटबंध या नहरें। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुउद्देशीय नदी घाटी या परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है? क्या होता है? नहीं होता है। तो जल जनित बीमारियों और कीट, जल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि। तो ये जो ज्वालामुखी गतिविधि है ये क्या है? पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है, और बाकी ये सभी जल के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? सतलुज, महानदी, नर्मदा या यमुना। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रण करके बाढ़ पर नियंत्रण करती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। तो ये सब क्या हैं? सही हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका समाप्त होती है। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज व्यास नदी बेसिन में पाई जाती हैं? हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखला नागर परियोजना या रिहंद परियोजना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल परियोजना। किसमें है? सतलुज व्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना या रिहंद परियोजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नागल परियोजना। आते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? टिहरी बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या दामोदर घाटी परियोजना। तो जो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? तुंगभद्रा, टिहरी, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा? दामोदर घाटी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, अब देखिए ये भी 18 और 6 में आया हुआ है, 18, 12 और 9 में आया हुआ है। क्या है? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या झारखंड। तो जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है वो ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रिहंद में, दामोदर में, महानदी में या कृष्णा में। इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड परियोजना महानदी में स्थित है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें
और चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला से वो भी लाभान्वित हो सकें। तो बच्चों प्लीज़ जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे, जल्दी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? पंजाब में, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो रिहंद जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? माता टीला, रामगंगा, रिहंद या गंडक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिहंद क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए ये सभी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी, रामगंगा, भागीरथी एवं भीलगना या शारदा नदी? तो टिहरी बांध किस नदी में बना हुआ है? भागीरथी एवं भीलंगना। इसमें भागीरथी और भीलंगना नदी में टिहरी बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज, महानदी, रिहंद, कृष्णा? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? नागार्जुन सागर। निम्नलिखित में कौन सा ताजा पानी का स्रोत है? वर्षा, भूतल अपवाह, भूजल या ये सभी? तो ताजा पानी का जो स्रोत कौन सा है? भूजल। मतलब कि जब जमीन से हम पानी हैंडपंप से निकालते हैं तो वहां से क्या निकलता? ताजा पानी निकलता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? गुल, कुल, टंका, टांका या बाओक्स? तो राजस्थान में जो छत का वर्षा जल संग्रहण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको राजस्थान के लोग क्या कहते हैं? टांका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान और आमतौर पर की जाती है? सिंचाई के लिए, पानी का भंडारण करने के लिए, घर को ठंडा रखने के लिए, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए या छतों की सफाई करने के लिए? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? छत के जल को संग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग में किया जाता है? दक्षिणी पठार, राजस्थान के रेगिस्तान या पश्चिमी हिमालय या गंगा के मैदान? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? जोहड़, जलवाहिकाएं, खादीप या गुल और कुल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुल और कुल। तो दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या मेघालय में? तो ये कहाँ है? मेघालय में। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी में, चिनाब, सतलुज या कृष्णा? तो जो क्या है, सलाल बांध जो है किस नदी में बना हुआ है? वो चिनाब नदी में बना हुआ है। किस में है? चिनाब नदी में। किस में बच्चों? चिनाब नदी में। तो बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, और अगर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद।